हेलो यूट्यूब। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हम लोगों ने सब्जेक्टिव वीडियो पहले ही पढ़ ली है। अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पीवाईक्यू सीरीज हम चालू करेंगे। आज तक जितना भी कार्बन एंड कंपाउंड्स आप लोगों ने सीखा है उससे बहुत ही अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। बस वीडियो को पूरी देखना है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि सबसे मेजर टॉपिक जो है केमिस्ट्री के अंदर ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है ना। देखो, कार्बन कंपाउंड के बारे में कह रहा है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं होते गुड कंडक्टर, ठीक है। ग्रेफाइट होता है जो एक एलोट्रोप होता है, ठीक है। बैड कंडक्टर, ये बात सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग किसके बीच में होता है? जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म आयन से बनता है, ठीक है, जहां पर आयनिक बॉन्ड होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली बात सही है। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ कहाँ है? सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग करके जब भी कभी भी कंपाउंड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, है ना। कोवलेंट कंपाउंड में देखो ये भी सुना होगा, वाई आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है और आयनिक का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक के अंदर होता है और इसमें लूज होता है या मतलब वीक होता है ना। चलो, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बस वीडियो में बने रहो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, 3 नंबर के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देखो, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। मैं होमोलोगस सीरीज को 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी, तीनों क्लास के लिए सुपर इंपोर्टेंट बताता हूँ। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की सीरीज होती है जहां पर हर एलिमेंट अगले एलिमेंट से CH2 का या मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो CH4 है तो C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। देखो, C एक है, C2 है, C3, मतलब C तो एक हो गया और H यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 है। मतलब CH2 या मिथाइलिन ग्रुप, इसका जो डिफरेंस होते हैं, बट जैसे हम एपी पढ़ते हैं ना मैथ्स के अंदर, एपी में क्या होता है? हर एक टर्म अगले वाले टर्म से डी ज्यादा होल्ड करती है। एक 5 है, फिर 10 है, 15 है, तो 5 के बाद जो 10 आएगा उसके अंदर डी मिला होगा। 10 के बाद जो 15 आएगा उसके अंदर क्या मिला होगा? नेक्स्ट डी मिला होगा, है ना। इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C2H4। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट C4H8 का ज्यादा क्यों होता है इनके रेस्पेक्ट में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास, है ना। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 2। तो इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास इन दोनों से ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना इस वाली बात को, बड़ी क्लासेस में तो ज्यादा डीप में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देखो, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से लगा लो। वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड? ग्रेडेशन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं चेंज। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ। हम कोई भी चेंज नहीं देखते केमिकल प्रॉपर्टीज में होमोलोगस सीरीज में। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो भी कंपाउंड्स लिखे जाते हैं होमोलोगस सीरीज में वो किसी फंक्शनल ग्रुप से पहचाने जाते हैं। तो सबके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप रहा होगा और होमोलोगस सीरीज है तो सेम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब सिर्फ CH2 का ही मतलब मैथमेटिकल वैल्यू के अंदर डिफरेंस रहेगा, बाकी सब में C और H रहेगा, CH रहेगा। तो सारे के सारे एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स होंगे। मतलब ऐसे मान के चलो, एक आदमी 5 किलो का है, अगला आदमी 10 किलो का है, अगला आदमी 15 किलो का, 20 किलो का, 30 किलो का, ऐसे आदमी बैठे हैं। तो हैं तो सारे के सारे आदमी ना, तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? पहले वाले आदमी के 2 कान होंगे, दूसरे नंबर के डजंट मैटर उसका वेट कितना है या उसकी हाइट कितनी है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कब आएगा? जब किसी आदमी के 3 कान होंगे, 5 कान होंगे। तो होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स सेम तरह की आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कई बार इसका मतलब भी कंफ्यूज कर सकता है ग्रेडेशन का, बाकी आप लोगों को पता है। ये वैसे वाली बात होगी कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी में क्या फर्क पड़ता है, या
चार्ज में क्या फर्क पड़ता है, या एटॉमिक नंबर में, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ऊपर से नीचे आते हैं तो सबकी वैलेंसी एक होती है, लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है कि घटता है, ये वो वाली बात होगी। तो होमोलोगस सीरीज मतलब एक तरह से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एक तरह से मूवमेंट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बस मेरे कहने से बाय रिक्वेस्ट ये मान लो पूरी वीडियो देख के जाना। अगर मजा नहीं आया तो ये कह देना आज तक कार्बन कंपाउंड ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बनाना है विद मोलिकुलर फॉर्मूला इतना, मतलब 3 कार्बन के साथ। तो देखो 3 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना। तो एल्डिहाइड के साथ क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। और कीटोन के साथ क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्योंकि ओन जो फंक्शनल ग्रुप बनता है या सफिक्स बनता है, प्रीफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लास्ट में ओन आता है वो किसकी वजह से आता है, कीटोन की वजह से। और अल जो आता है, एल्कोहल, ओ एल वाला नहीं, ओ एल तो किससे आता है, ओ एच। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड की वजह से अल होता है। अब इनके स्ट्रक्चर बना दो। प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन है, 2 3 4, इसके पूरे हो गए, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे सबके एच लगा दो। प्रोपेनोन बनेगा मतलब कीटोन वाला बनेगा, वो क्या बनेगा, 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 तो 4, है ना। ये बन जाएगा प्रोपेनल और ये बन जाएगा प्रोपेनोन। ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह मैंने वीडियो में एक आधे डिस्कस कर रखे हैं, बाकी पीवाईक्यू के साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर दे रखा हो तो नेमिंग किस में आएगा। ये वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो 11th 12th में भर भर के आप पढ़ोगे। अगर ये वाली चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही तो मेरी जो नॉर्मल वीडियो है, सब्जेक्टिव वीडियो, कार्बन इट्स कंपाउंड, 2 पार्ट में बना रखी है, वो वाली जाके एक बार देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, हैविंग 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम है, एट इट्स मॉलिक्यूल, इन इट्स मॉलिक्यूल एंड सफिक्स ओएल, मतलब लास्ट में ओएल मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है। 2 कार्बन के साथ लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन लगा होता है तो मिथ बोलते हैं, 2 लगा होता है इथ बोलते हैं, तो लास्ट में ओएल होगा तो इथेनॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। C2H5OH, है ना। What happens when element X is heated with excess concentration H2SO4 at इतना, write chemical equation for the reaction stating the condition of reaction। ठीक है, तो इथेनॉल को जब गर्म करेंगे 443 केल्विन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, देखो C2H5OH को जब हीटअप करेंगे 443 केल्विन, और ये ऐसे लिख देना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा, इथेनॉल जब हीटअप होता है तो बनता है इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथीन। इथीन मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन बनता है और उसमें क्या बनेगा, एल्कीन ग्रुप बन जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये होता है एक्चुअल में इथीन, हाँ। और साथ में क्या होगा, पानी रिलीज होगा, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन। H2SO4 का क्या रोल होता है, H2SO4 इस रिएक्शन के अंदर काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे जैसे आपने रिड्यूसिंग एजेंट सुना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना होगा, ऐसे डिहाइड्रेटिंग, डी मतलब क्या, रिमूव करना, हाइड्रेटिंग मतलब क्या है, पानी, पानी को रिमूव करने वाला, मतलब इसके अंदर पानी है ना, OH है, मतलब जिस जहां से पानी बना है, इस वाले चीज को रिलीज करने के लिए यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा H2SO4, ये भी लिखना है, ठीक है। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका हाइड्रो कार्बन जो बना है उसका हमें नेम
करना है और उसका ड्रॉ करना है, मतलब इथीन का करना है और इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर करना है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो इथीन में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख लो, है ना। एक कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो। ऐसा ही इसमें कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट कर लेगा, है ना, और ऐसे कार्बन कंप्लीट कर लेगा। अपने हिसाब से जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगता है ऐसे डायग्राम बना लो। मेन बात यह है सबके कंप्लीट होने चाहिए। जैसे इसको हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो 2 यहाँ से हो गए, अब है ना। कार्बन को कितने चाहिए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनाना है। पेपर में इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर या तो ऐसे किसी कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन, ये देखा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। या फिर नॉर्मल कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है Na2O, है ना, H2O का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, इस तरह के मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। इनको भी ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन से लिंक्ड होके पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट बनेगा, जो इथीन बना था उसका बताना है। इस चीज का ध्यान रखना, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर क्या आता है, एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्केन जो होता है वहां सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन वाला केस था, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो डायरेक्ट उम्मीद मत करना कि इथीन का फॉर्मूला बताओ या फिर मतलब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस बताओ, 3 नंबर ले लो, इस तरह के नहीं। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा जिनके फॉर्मेट्स आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। आ जाओ यहाँ आओ। देखो एक एमसीक्यू टाइप में है, सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन द रिवर ए एंड बी। फैक्ट्रियों से रिवर ए और बी, 2 रिवर्स के अंदर वेस्ट डाला गया। वाटर सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम दीज 2 रिवर्स, 2 रिवर से वाटर का सैंपल लिया गया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वाज एसिडिक, है ना। जो ए था उसके अंदर एसिड मिला और जो बी था उसके अंदर क्या मिला, बेस मिला, है ना। तो ठीक है, इसके बेस पे बताना है कि किस तरह की फैक्ट्री उनके पास में लगी होंगी। सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री वर नियर ए के पास में, मतलब सोप एंड डिटर्जेंट से क्या बनना चाहिए, एसिड बनना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, चिकने होते हैं, है ना। जो सोप वाली बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, कार्बोनेटेड कंपाउंड के लास्ट में सोप वाला एक्शन आता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बोल सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल डिस्टिलरी नियर बी, देखो एल्कोहल होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बस हाँ किसी के साथ रिएक्ट करता है तब जरूर पता चलता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइल आयन होता है, OH होता है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना तो OH रिलीज करता है और ना ही H पॉजिटिव करता है, ना तो ये एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, ठीक है। एक यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरियों के अंदर एसिड होता है, ये बात आपको पता है, और सोप एंड डिटर्जेंट भी होता है, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अल्कोहल की बात हो रही है, देखो अल्कोहल को तो बिल्कुल पहले ही रिजेक्ट कर दो, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए हैं, है ना। ये 2 ऑप्शन हो सकते थे, लेड स्टोरेज बैटरी बी में या ए में। अब ये देखना आपको, बैटरी से जो चीज निकलती है वो एसिडिक होती है कि बेसिक होती है, और 2 में से भी एक चीज पता है ना आपको, सोप वाली बात। सोप एंड डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये वाली बात पता होती। बाकी आजकल आप लोगों ने सुना होगा जो बैटरी वगैरह हम घरों के अंदर यूज करते हैं, इनके अंदर ऐसे बोलते हैं तेजाब होता है, तेजाब को ही सिंपल लैंग्वेज में एसिड बोलते हैं ना। प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं डाइल्यूटेड एसिड होता है ना। चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बस, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज या स्टेटमेंट बड़ी देके कंफ्यूज कर रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। देखो कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स बताने हैं इथेनॉल से इथीन, है ना। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, उसको 443 केल्विन या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे करेंगे तो क्या होगा, ये बनाओ सबसे सिंपल, है ना, CH2CH2
H2, याद करने में भी आसानी रहेगी, है ना। यहाँ पर H2SO4 का बताया था मैंने, क्या बताया था याद करो, रोल क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इथेनॉल से एसिड, इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, C2H5OH। जब इसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, यहाँ पर जो देखो मैंने जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू करा था सबसे पहले यही बात बताई थी केमिस्ट्री के अंदर, जो ये तीर का निशान होता है इसके ऊपर जो भी चीज यहाँ पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा करते हैं। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, जो घटा देते हैं, है ना। यहाँ से क्या बनेगा, है ना, ये बन जाएगा। और अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बना देंगे, CH3C डबल बॉन्ड, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहां भी आता है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ लगता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। देखो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सिंपल में पूछ लिया डिफरेंस करके, है ना। एडिशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति घी वगैरह बनता है, डालडा घी वगैरह बनता है, वो कैसे बनता है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई और एलिमेंट जोड़ दिया जाता है और पहले वाला कोई रिड्यूस नहीं होता है या पहले वाला कोई हटता नहीं है। जैसे मान लो ये है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ एक बार समझाने के लिए, ध्यान देना। ये ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह पे मान लो मैं OH लगा देता हूँ, है ना। तो देखो किसी को भी मेरे को नुकसान नहीं हुआ ना, कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लगे होंगे या एटम लगे होंगे, वो कोई भी हट नहीं रहा, ये सारे के सारे ऐसे कैसे रह गए हैं। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की तरह कह सकते हैं, एक एलिमेंट हट जाता है दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। जो ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एडिशन रिएक्शन मैंने बता दिया, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, है ना। इसके अंदर जो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। कैटलिस्ट जो सबसे मेनली यूज होता है वो निकिल होता है, निकिल, है ना। चलो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है तो बोर नहीं होना, पैनिक नहीं होना। सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के मैं कराता हुआ चलूंगा और ये बताऊंगा कि मैंने क्या कराया है और क्या क्या पेपर में आ रहा है, देखते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल ऑफ ईच, ये टर्म्स बतानी है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन देखो फिर से आगे है। एस्टरिफिकेशन क्या होते हैं, जब एस्टर बनते हैं। एस्टर कब बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को मान लो इथेनॉल के साथ मिलाते हैं, अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, तो क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह देखे होंगे, उनके अंदर एक सुगंध कह सकते हैं, एक तरह से अच्छी एक प्लेजेंट स्मेल जो होती है उसको कहते हैं एस्टर्स, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ध्यान रखना जो एस्टर्स बनते हैं वो ये बनते हैं, ये ये वाला तो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो ही गया है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। ये वाला जो बनता है ये किसी दूसरे के साथ, मतलब जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई और इथेनॉल का इसके साथ ये ग्रुप जुड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं, ये एक टर्म होती है। ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड और ओ के साथ, इसको बोलते हैं एस्टर्स लिंक। इस चीज को ध्यान रखना, है ना। रिएक्शन कोई भी लिख सकते हैं आप, एनसीईआरटी वगैरह कुछ ऐसा हो। एडिशन रिएक्शन देखो, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई नया एलिमेंट जुड़ता है लेकिन पहले वाला रिड्यूस नहीं होता, वो यूं का त्यों रह जाता है। जैसे देखो मान लो इथेन है, इथेन को कैसे लिखेंगे, है ना, ये मान लो इथेन है, इथीन रहा होता तो क्या हो जाता, एक ये हट जाता और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, है ना। चलो इथीन पे कर देते हैं। अगर इसके साथ क्लोरीन को ऐड करा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया,
एक जी हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है। कभी आप ये सोचो कि हाइड्रोजन, देखो कई बार आप बड़े हो जाओगे क्लासेस के अंदर तो आपको ये ऐसे भी मिल सकता है। तो अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं लिखा, या फिर ये देखो ये सी है, अच्छा मैंने डबल कर दिया, डबल होगा तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। दो और एक तीन, चार, चार लग गए। यहाँ पे कुछ नहीं लगा रखा, ये तो कार्बन इसके साथ अटैच है, तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ CH2, है ना। तो ये पैनिक मत करना कैसे क्या कर दिया। अब इसको हटा दो, डबल करके बता, इथेन के साथ बताया है तो ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। कितने हो गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोरोइथीन बन गए। जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है या जहां पर मतलब कोई अलग से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगाई जाती हैं चीजें, तो इनको सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो क्लोरोइथीन हो गया। अगर इथेन वाली बात होती, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ रहा होता, तो क्लोरोइथेन हो जाता, या Br लगाया जाता तो क्या बोलते, ब्रोमो, है ना। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखा जाता है। थोड़ी सी ये वाली जो चीजें है ना, रिएक्शंस वगैरह, इनको ध्यान रखना। मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस अच्छे से बताई हैं, तो अगर वो भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इथेनोइक एसिड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री, है ना। 25 डिग्री से कम टेम्परेचर के ऊपर ये ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर की तरह जम जाता है, मतलब पत्थर जैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड एट 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। 200, देखो इसमें से 273 केल्विन को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 17 डिग्री सेल्सियस, है ना। 25 रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जब भी इसका लगता है तो ये क्या हो जाता है, फ्रीजीज हो जाता है। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखो एस्टेरिफिकेशन, एस्टर्स देखो बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एस्टर्स को ध्यान रखना। एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। एस्टेरिफिकेशन में एस्टर्स बनते हैं और उनकी स्मेल थोड़ी सी प्लीजिंग होती है, प्लीजिंग। मैंने अभी आपको बताया था, जो आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, परफ्यूम्स वगैरह हो, इनके अंदर डाली जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेसिक मीडियम की बात हो रही है, अल्कोहल एंड सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं होती, है ना। ये कौन सी रिएक्शन होती है, स्पोनिफिकेशन, सोप्स वगैरह जिसमें बनते हैं। एस्टर्स को देखो, एस्टर्स का बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनता है, और एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं। एस्टर को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होता है, उस रिएक्शन को ये कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, है ना। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए ना दोनों के दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड जेंटली। धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं इन ए वाटर बाथ। If 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to this solution when in excess, then in excess में करते हैं। तो ये बताना चाह रहा है, how is 5% solution of potassium permanganate prepared। किसी भी सोल्यूशन के अंदर उसकी 5% कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब 5% तो उसके अंदर क्या होगा, KMnO4 रहा होगा, और 95% क्या रहा होगा उसके अंदर, पानी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन वाली बातें 9th क्लास में बताते हैं। किसी भी चीज के अंदर एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूट क्या होता है, जो घोला जाता है। सोलवेंट क्या होता है, जिसके अंदर घोला जाता है। जैसे एक चम्मच, मान लो शुगर को हम एक ग्लास के अंदर घोलते हैं, तो जो कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। इसको इसके अंदर घोलेंगे तो ये सोलवेंट हो जाएगा। घुलने के बाद जो मिक्सर बनेगा उसको सोल्यूशन कहते हैं, है ना। सोल्यूशन क्या बोलते हो आप, ठीक है ना। कल परसों एक दो बच्चों के कमेंट थे, पर्सनल में भी थे और यूट्यूब पे भी थे, कि सर आप कहानी नहीं सुनाते। अब तो कहानी सुनाएंगे, शॉर्ट्स के मीडियम से सुनाएंगे। बहुत सारी कहानी मैंने बना के रखी है, लिख के रख रखी है,
बस उनको एग्जीक्यूट करना बाकी है। बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे कि कवि भंवर के माध्यम से क्या कहना चाहता है। हिंदी के अंदर होता है ना पठांस, पठांस क्या बोलते हैं, गद्यांश, कुछ ऐसा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आएंगी। एक बार थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। जब भी शॉर्ट्स आएंगी कहानी जरूर आएंगी। स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 इन दिस रिएक्शन। देखो जो KMnO4 होता है, मैंने बताया भी है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इंक थोड़ी सी कम होगी, कोई बात नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन वन एड्स इन दिस इट इन एक्सेस, मतलब एकदम से ज्यादा मिला दिया जाएगा। ये जब मिला रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एकदम से ज्यादा मिला दिया तो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर बन जाए, PURPL, पर्पल कलर बन जाएगा। और उसके बाद से ये हो जाएगा कि इसके अंदर और हम एडिशन नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन बतानी है इसकी, है ना। देखो KMnO4 का यूज का मैंने सबसे पहले ही बताया था, C2H5OH, है ना। जो इथेनॉल वाली बात बताई थी, इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या इथेनोइक एसिड बनता है ना। तो जो ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देता है, ऑक्सीजन किसी को दे देता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोलो, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर। अरे यूट्यूब वालों, सो तो नहीं गए? मैं ही जग रहा हूं अभी तो सोने का नाम ही नहीं है। देखो मैंने आपको बताया है पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यही है, पेपर ऐसे ही पूछा जाएगा। और मैं एक एक चीज को इसलिए डिस्कस करता चल रहा हूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो पेपर को एकदम देख के कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। हरियाणा बोर्ड नहीं है कि आपको डायरेक्ट एकदम से क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल 5 नंबर, एसिटिक एसिड 6 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। सोप वाला तो फिर भी आ सकता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला, या फिर ऐसे मिसल्स फॉर्मेशन समथिंग ऐसा। देखो एक एडवाइस लगा लो, एक वार्निंग लगा लो, एक रिक्वेस्ट लगा लो, जो आप समझो आपकी समझ है। ये वाली वीडियो देखने से पहले, अगर यहाँ तक पहुंच भी गए हो वीडियो देखते देखते, तो एक बार मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की 2 वीडियो बनाई है मैंने, एक तो नॉर्मल है और दूसरा केमिकल रिएक्शंस करवाई हैं, और उसके लास्ट में मैंने सोप वाला एक्शन बताया है ना। ये दोनों वीडियो देखना, फिर जाके ये क्वेश्चंस करना। आप खुद ये देख लोगे मास्टर जो पढ़ाता है वो पेपर में आता है कि नहीं आता, गारंटी है, एक एक चीज मैंने बताई है। चलो आओ यहाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन ए मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 14th ग्रुप में आता है। क्यों आता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 को कैसे भरते हैं, 2 और 4। अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अंदर 10 जोड़ देते हैं, वो उसका ग्रुप नंबर आ जाता है। तो 14th ग्रुप ऐसे होता है। ठीक है। पीरियड कैसे निकलता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 1 और 2, तो दूसरे ग्रुप के पीरियड के अंदर आ जाएगा। पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है। फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है। कार्बन मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है तो लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के पास जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज इसकी वैलेंसी होती है। लेकिन इसकी ये बात होगी कि इस सेम इसके अंदर ग्रुप के अंदर 14th ग्रुप के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की ही स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाई गई है दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिलिकन भी तो होता है। सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। इसको भी कैसे भरते हैं, 2 8 4 में भरते हैं। तो कार्बन के पास ही इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी क्यों है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन का साइज होता है एज कंपेयर टू सिलिकन छोटा होता है।
छोटा साइज होता है तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच करता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, या उसकी बॉन्डिंग, जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं, जब नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब इसी ग्रुप में नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे क्या मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा। तो ऊपर से नीचे तक चलते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी रिड्यूस होती है, तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है ना, तो दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो वहां पर कैटिनेशन नहीं कर पाते। ये ऐसी राम कहानी आपको इसमें लिखनी है 2 नंबर में, ठीक है। असर्शन रीजनिंग, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जो मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। सब में देख लो, एक सी है और CH2 देखो ऐड हो गया, CH2 2 CH ऐड होते जा रहे, ठीक है। देखो, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस। ये बिल्कुल सही बात है, और ये इसकी मतलब इस असर्शन की ये रीजन है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर। होमोलोगस सीरीज देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, घुमा फिरा के क्वेश्चंस होमोलोगस सीरीज पे आ ही रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, नेम ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, है ना। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को क्या कह सकते हैं, बेंजीन कह सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ध्यान रखना, है ना। कैसे बनता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, C, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये C, ये C, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबके साथ H लगा दो, है ना। बड़ी क्लासेस में ज़्यादा पढ़ोगे बेंजीन वगैरह के बारे में, बाकी छोटी क्लास में उस नाम याद रख लेना, ठीक है। देखो, कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई। ये क्वेश्चन देखो, और ये वाला देखो, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, व्हाई दे हैव डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कोवलेंट के बारे में। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जहां से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और चलो इसको बीच में देखेंगे, ठीक है। वाई डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में 1-2 प्रॉपर्टी लिख देना, जैसे सोल्यूबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये सारी बातें इनकी उल्टी चिपका देना। ये इनसोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। इनका देखो हाई के बारे में पूछा जाए, ये वाली बात वैसे वाली वीडियो में बताई है, फिर बता देता हूँ। अगर किसी भी 2 चीजों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की या ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड को जल्दी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, मैंने गलती से ऐसे लिख दिया, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये चीज समझ लो कि चीज रिपीट कैसी हो रही है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। देखो सेम क्वेश्चन कराया है, लिस्ट इट्स 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल के बारे में बताना है, व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद, ये देखो कराया है कि नहीं कराया, बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन जाता है। और इथेनॉल के बारे में अगर ये पूछा जाए तो क्या होता है, डीनेचर्ड जो अल्कोहल बनता है, जो दारू वारू पीते हैं, दारू बदनाम कर दी, सुना है कि नहीं सुना गाना, दारू पे तो दुनिया भर के गाने बनते हैं। दारू दूरू पींदा होवे चल जू, पर चिट्टे तो परे चाहिदा, सिप सुप लौंदा होवे चल जू, पर चिट्टे तो परे। और दारू दूरू पीने वाला थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन चिट्टा, चिट्टा मतलब काइंड ऑफ ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन। एक वेब सीरीज देख रहा था, पता नहीं उसमें और ही तरह का ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रखा था, है ना। हीरोइन, कोकीन के इधर नाम भी कुछ अजीब सा ही था, फिर से कभी आएगा तब बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखते चलो, और चलो इस बार कुछ तड़कती भड़कती चीजें कराएंगे, है ना। इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे खतरनाक कराएंगे, अब आसान नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो देखते ही तिल मिला जाए सिस्टम। आ जाओ, देखो क्या है, डिफाइन द टर्म आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है, एक कोई भी कंपाउंड होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, कोई भी 2 कंपाउंड है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा और उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। या सिंपल ये कह सकते हैं, कोई भी कंपाउंड बनता है तो उन दोनों के अलग अलग फॉर्म्स बन जाएंगे। जैसे मार्कर है, मार्कर में एक ये वाला हिस्सा है और एक ये कैप वाला हिस्सा है, ये 2 है, इनको ऐसे पकड़ के रख रखा है मैंने, या ऐसे पकड़ रखा है या ऐसे कर रखा है, कैसे भी कर लो, है तो 2 ही चीज ना, बस यही वाली बात है। इसको आइसोमर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं,
लेकिन आइसोमर होता है ना, आइजो नहीं बोलना, आइजोमर, कई जगह आइजोमर भी बोलते हैं, आइसोमर ज्यादा अच्छा है, ठीक है। टू कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वो दे रखा है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अलग अलग बनाना है। C3 देखो यहां से पहचानेंगे, C3 मतलब कार्बन 3 लेने हैं, ठीक है। 3 कार्बन के साथ क्या ले सकते हैं, O ले लिया, H ले लिया, दो दो इसके साथ 4 हो गए, इसके साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 2 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CHO ग्रुप बन गया, ये 3 कार्बन को तो क्या कहेंगे, प्रोपेनल, है ना। ये शायद मैंने बताया भी है प्रोपेनल, आई थिंक पहले वाले क्वेश्चंस में ना। और अगर ऐसे बना दूं, यहां पर लगा दूं इसको, तो क्या बन जाएगा, 2 1 3, 1 2 3 4, 4, है ना। तो देखो ये कीटोन वाला ग्रुप बन गया, तो कीटोन को क्या कहूंगा, प्रोपेनोन। ये तो मैंने कराया है भाई, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, सेम ऐसा ही कराया, ठीक है। देखो ये दोनों चीज मैंने कराई है बिल्कुल शुरू में, इथेनॉल को इथीन में बनाते हैं, है ना, ये वाली बात बताई है। डाइल्यूट ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस है, और प्रोपेनॉल से इथेनोइक एसिड, ये भी मैंने कराया है। देखो बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टार दे दो। छोटे स्कूलों में देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं दूसरी चौथी क्लास के, मैडम होती है क्लास इंचार्ज, सारा दिन एक ही मैडम होती है उन छोटे बच्चों की क्लास में, वो बच्चे के यहाँ पे स्टार लगा देती है, बच्चा खुश हो जाता है, आज मेरे को स्टार मिला है। स्टार तो सारे स्टार होते हैं, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ना, सिंपल क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं। मैं रिपीट तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग ये रियलाइज कर सकें जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचो, देखो मैंने इसलिए नहीं कराया बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस, ताकि आप लोगों का टाइम खराब होगा ना। आप बस ये देखते चलो कि जो चीज को मैंने स्टार लगवाया है, किसी को इंपॉर्टेंट बोला है, वो कितना काम का है आपका। चलो नेक्स्ट करते आ जाओ। देखो आज तक आपने ये ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मैं गारंटी देता हूँ, ए वाला पार्ट ये यहाँ तक का, है ना। कमेंट करके बताओ सच सच, माँ की सू लागत सब सब सबका, है ना। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C+4 कैटायन एंड C-4 एनायन बट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आल्सो स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन वाई कार्बन कंपाउंड बेड कंडक्टर क्यों होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, ठीक है। देखो कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसको फिल करते हैं 2 और 4 में, तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने इस सेल को भरने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो देखो कैटायन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, है ना, अपने आप को पॉजिटिव बना ले। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, है ना, मान लो दे दिए 1% के लिए, तो देगा कब, देखो कार्बन को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये पहली सेल है, इसमें 2 भरते हैं, दूसरी सेल में कितने भरते हैं, 3 4। तो जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सेल में से निकालना, जितना ज्यादा सेंटर या न्यूक्लियस के पास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मान लो इतनी सेल्स होती, मान लो 1% के लिए रफली बता रहे हैं, तो ये सेंटर से दूर होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू इसका। अगर मान लो इसकी बात को छोड़ के यहाँ की बात करें, तो इसको निकालने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी, मान लो चलो पॉइंट में समझ लेते हैं, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, तो सी को निकालने के लिए हल्की सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बी को ज्यादा, ए को सबसे ज्यादा, है ना, ऐसे होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दूसरा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर कार्बन के पास 4 हैं, लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो किसी से लेगा तो ये क्या बनाएगा, मान लो अगर ले रहा है 1%, तो ये बनाएगा। अब क्या हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले लेता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन यहाँ पर रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। 6 न्यूक्लियस इस 10 को होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप देखते हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जनरली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थोड़े बहुत एक्सचेंज होते हैं, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इसमें क्या रह गए, प्रोटॉन रह गए। तो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, या सिंपल ये कह सकते हैं अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ना तो कार्बन
इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनते हैं उसको कोवलेंट कंपाउंड, बार बार एक ही कहानी रिपीट कर रहा हूँ ना। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या बनाना चाहिए? आयंस चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कोई फ्री मूवमेंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड हल्की सी एनर्जी से, हल्का सा हीटअप करने से उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अभी बताया था मैंने, C6H6। इससे एक दो क्वेश्चन पहले कराया था, जाके देख लेना, है ना। ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ये समझ सको। मास्टर ने ऐसे ही कोई रैंडम कहीं से उठा के क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस वही डिस्कस कर रहा हूँ। इनके एक्सप्लेनेशन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहा है, distinguish between esterification and saponification reaction of organic compound with the help of chemical equation, what is the use of esters and saponification। देखो एस्टर्स और स्पोनिफिकेशन के ऊपर मैं बार बार बात करता आ रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन पहले भी कर दिए। एस्टर्स क्या होता है? एल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है, मतलब एसिड मिलाए जाते हैं। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? जब एस्टर्स को बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब बनता है। तो एस्टर्स का यूज कहाँ कहाँ, कई जगह बता दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, आइसक्रीम में, परफ्यूम में, चॉकलेट्स वगैरह में। और स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? सोप्स, मतलब साबुन वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट वगैरह बनाते हैं, वहाँ यूज होता है। ये देखो कंप्लीट द फॉलोइंग, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड Na प्लस C2H5OH, हाँ इथेनॉल बनेगा इसके साथ। क्लियर? विजिबल नहीं है आई थिंक, ब्लैक से ही लिख देते हैं। देखो एसिटिक एसिड को बेसिक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड Na प्लस में पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? इस एस्टर में से ये हट जाएगा और वो लग जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O मतलब CO C2H5 प्लस H2। देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, पानी बनेगा, बस पानी को निकालना थोड़ा सा ध्यान रखना। वो अक्षय कुमार वाली बात है ना, वो एक नारियल फोड़ता है और कहता है अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। तो इनमें से पानी निकलना चाहिए, बाकी तो देखो याद करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक याद कर सकते हैं। मैंने पानी के हिसाब से याद कर रखा है कि किस में क्या बनेगा, ये रिएक्शन मुझे वैसे याद है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म आप लोगों को समझ में आने लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस और भी थे जहाँ पे वही इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड समथिंग ऐसे, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, अब मैं स्किप करने लग गया हूँ। अब थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को हम टच करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार देखो आओ। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर मिसेल्स। मिसेल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है। मिसेल्स कब बनते हैं? जब पानी के साथ किसी सोप वगैरह को घोला जाता है, जब उसके क्लीनिंग करने के लिए ना। व्हाट आर द फॉर्म व्हेन सोप इज रेडी टू, ये क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं, बस एक बार देख लो, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ थोड़ी बहुत। मिसेल इन फॉर्म इन द सॉल्वेंट्स, जैसे अल्कोहल वगैरह के साथ इनकी मिसेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल जब उसको करेगा, मिक्सअप करेंगे जब हम सोप के साथ, तो वहां से जो सोप का जो आयन बनता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ये अल्कोहल इसके अंदर नहीं फॉर्म होगा, ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा ना, क्योंकि आयन्स यहाँ पे चिपक नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आपको पता है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप के मॉलिक्यूल ये तो किसके होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के होते हैं। ये किसके होते हैं? अमोनियम के होते हैं। और एक और होता है किसका? सल्फोनेट या समथिंग, इसके होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप दोबारा फिर से पूछा गया है। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मैंने बताया है आपको, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करा जाता है। पहले तो ये लिक्विड में होते हैं, बाद में क्या बन जाते हैं? सॉलिड, घी वगैरह होता है, सॉलिड बन जाता है। यहाँ पर निकल एज ए कैटलिस्ट काम करता है। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ठीक है, स्टेट वगैरह चीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो एक बार। हाँ, बाकी मोस्टली क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किन किन क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा फोकस में रखा, किन पे थोड़ा सा जोर दिया। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए, समस्या रह जाए, तो आप लोग हमें कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। आई थिंक अभी के लिए प्री बोर्ड वगैरह के लिए या 95% मैंने कार्बन कंपाउंड को कवर अप कर दिया है। जिसने मेरी दो वो वाली वीडियो देख ली, ये वाली वीडियो देख ली, 90% 95% की मेरी गारंटी है ना। तो बाकी कुछ रह जाएगा तो एग्जाम से पहले या कभी भी किसी ऐसे रैंडम टाइम में एक बार थोड़ा सा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट में सारे ही टॉपिक्स कराने जरूरी हैं। एक बार वो सब हो जाएगा, रिपीट मोड में आएंगे तो कुछ इसकी जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी, जो एक्सेप्शनल जो चीजें रहेंगी,
या इम्पोर्टेंट लगा लो एग्जाम ओरिएंटेड, वो वाली चीज़ वहाँ डिस्कस कर लेंगे। 95% भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो कर लोगे। भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है और टाइम का अभाव है, समय के अभाव के कारण इस वीडियो को यहीं पे स्थगित किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, जिंदाबाद।